जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया इस मंच पर कुछ बताने का, अपने अनुभवों को साझा करने का। जैसा कि सर अभी बता चुके कि इस बार जो बीपीएससी के द्वारा व्याख्याताओं की बहाली की जा रही है, उसी में इतिहास विषय में मेरा चयन हुआ है। तो बहुत ज़्यादा अवधि नहीं हुई है छात्र से शिक्षक बने हुए मुझे। जैसे अभी आप लोग तैयारी से जुड़े हुए हैं, तो मेरा भी अनुभव बहुत पुराना नहीं है। मैं भी अभी तक छात्र ही था। पिछले कुछ महीनों से पिछले साल मेरी ज्वाइनिंग हुई है सहरसा कॉलेज, सहरसा में, जो अब एमएलटी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आज के क्लास में मेरा जो टॉपिक है वो यूजीसी की तैयारी से संबंधित है। क्योंकि मेरा विषय इतिहास रहा है, इसलिए इतिहास पर मेरा ज़्यादा फोकस है कि हिस्ट्री विषय के साथ, इतिहास विषय के साथ यूजीसी की तैयारी कैसे की जाए। जब हम लोग ग्रेजुएशन में रहते हैं, स्नातक में जाते हैं, तो हमारे पास तमाम तरह के विकल्प खुले हुए रहते हैं कि हम किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और मोटे तौर पर हम कोई भी करियर चुने, सिविल सर्विस से लेके सचिवालय सहायक, मतलब क्लर्क, बैंक, कमीशन, कोई भी करियर चुने तो उसके लिए हमारी योग्यता मैक्सिमम ग्रेजुएशन तक ही होती है। स्नातक पास करने के बाद हमारे पास तमाम तरह के विकल्प खुल जाते हैं। लेकिन कॉलेज में प्राध्यापक बनने के लिए हमारे पास स्नातक की डिग्री पर्याप्त नहीं होती है, बल्कि एमए की डिग्री चाहिए। मतलब यह करियर जो है, कॉलेज में शिक्षक बनने का, व्याख्याता बनने का करियर, ये स्नातक की डिग्री से अलग है। इसके पीछे बुनियादी बात यह है कि कम से कम एक कॉलेज शिक्षक को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वह नित्य नए शोध कर सके, अपने विषय में अलग अलग दृष्टिकोणों को लगातार सामने ला सके, नई नई चीजों या चीजों के नए संदर्भ में व्याख्या करने की उनसे उम्मीद की जाती है कि वो किसी भी विषय को अपने स्तर पर, अपने दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या करेंगे और नए नए तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। तो कॉलेज शिक्षक की भूमिका स्नातक तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि स्नातकोत्तर तक आ जाती है। एमए पास करने के बाद ही हम कॉलेज शिक्षक बनने की योग्यता धारण करते हैं। बहुत साल पहले एमए पास करने के बाद यूनिवर्सिटी अपने स्तर से शिक्षकों की बहाली करती थी और उसके लिए सामान्य रूप से साक्षात्कार होता था, जिसमें यूनिवर्सिटी अपने स्तर से कॉलेज शिक्षकों का चयन करती थी। बाद में यूजीसी ने अपने स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन करना शुरू किया, जिसको उन्होंने नेट एग्जाम जिसको उन्होंने नेट के माध्यम से परीक्षा का आयोजन करना शुरू किया। नेट एक मिनिमम क्वालिफिकेशन था, जिसको पास करने के बाद संबंधित छात्र जो उसको पास कर लेते थे, वो पूरे भारत में कहीं भी व्याख्याता पद के लिए होने वाली बहाली में साक्षात्कार में शामिल हो सकते थे। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा ये 1989-90 से शुरू हुई थी और तब से लगातार यूजीसी इसको संचालित कर रही थी। पिछले कुछ वर्षों में इसमें बदलाव लाया गया और यह सीबीएसई को दे दिया गया और अभी वर्तमान में इसको एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एग्जाम कंडक्ट करती है, उसको दे दिया गया है। समय समय पर इसके पाठ्यक्रम में भी बदलाव होते रहे। पूर्व में जब हम लोग नेट पास किए थे, उस समय यह पेपर 3 पेपर में संचालित होती थी। प्रथम पेपर का स्वरूप वही है जो अभी वर्तमान में है। इसके अलावा विषय के 2 पेपर होते थे, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। तो 3 पेपर के आधार पर यह परीक्षा होती थी। इसमें भी फिर बदलाव लाया गया। अभी वर्तमान समय में यह परीक्षा 2 पेपर में ली जाती है, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। प्रथम पत्र सभी के लिए सामान्य होता है और द्वितीय पत्र जो है वो अपने विषय से संबंधित होता है। इस परीक्षा का मूल उद्देश्य यह जांचना होता है कि जो परीक्षार्थी हैं उनमें कम से कम कॉलेज शिक्षक के रूप में
जो योग्यता है वो योग्यता आ पाई है या नहीं, खासकर विषयों की समझ, विषयों के विश्लेषण करने की क्षमता, शोध विधि की समझ, नए नए चीजों को व्याख्यायित करने या नए परिप्रेक्ष्य में उसे सामने लाने, तर्क शक्ति, आधुनिक संचार सुविधाएं, खासकर अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में किस तरह हम लोग टीचिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं कि टीचिंग टूल्स का पैमाना भी काफी बदलता जा रहा है। इस तकनीक का ही कमाल है कि अभी जब सारी चीजें बंद पड़ी हुई थी, फिर भी हम लोग संचार माध्यम के सहायता से पढ़ाई कर लेते हैं। तो इस तरह बदलाव लगातार आते रहे हैं और परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी, परीक्षा लेने की विधि में भी यूजीसी ने समय समय पर बदलाव लाया है। अभी वर्तमान के समय में हम लोग बात करें तो वर्तमान का समय में यह परीक्षा 2 पेपर में ली जाती है। प्रथम प्रश्न पत्र जो सभी के लिए कॉमन होता है, इसमें 50 सवाल पूछे जाते हैं जो 100 अंकों के होते हैं, और दूसरा प्रश्न पत्र जो अपने विषय से रहता है, जो हम स्नातक की डिग्री जिस विषय में लेते हैं उस विषय को चुन सकते हैं, और उस विषय में 100 सवाल पूछे जाते हैं जो 200 अंकों के होते हैं। तो पहला प्रश्न पत्र 50 सवाल और दूसरा प्रश्न पत्र 100 सवाल, कुल 300 नंबर का यह एग्जाम होता है। दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, मतलब एक मिनिमम नंबर लाना पड़ता है दोनों पेपर में। एक सामान्य रूप से जो पिछले कुछ वर्षों के कट ऑफ के आधार पर 20% पासिंग मार्क्स रखा गया है कि हमको कम से कम 20% नंबर दोनों पेपर में लाने होंगे अलग अलग। 20% का मतलब है कि अगर हम प्रथम पत्र में बात करें तो प्रथम पत्र में जो 50 नंबर का सवाल होता है उसमें हमें 20 क्वेश्चन बनाने होते हैं, और दूसरे पेपर में जो 100 अंकों का होता है उसमें हमें दूसरा प्रश्न जो 100 अंकों का होता है उसमें हमें 40 क्वेश्चन बनाने होते हैं। 20 नहीं, 40%। क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 40% का होता है, दोनों पेपर में अलग अलग। जैसे अगर प्रथम प्रश्न पत्र में हमारे 20 से कम सवाल बनते हैं तो हमारा कॉपी आगे नहीं देखा जाएगा, या सेकेंड पेपर में मेरा 80 सवाल सही है और प्रथम पेपर में मेरा 15 सवाल सही है तो भी हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जो यूजीसी ने कट ऑफ जारी करता रहा, यूजीसी के द्वारा जो कट ऑफ मार्क्स दिए जाते रहे हैं नेट वगैरह पे, उसके आधार पर यह बात सामने आई कि इसमें मिनिमम 40% लाना होगा दोनों पेपर में अलग अलग। और रिजल्ट आमतौर पर 60% नंबर पर आने लगता है। सामान्य कोटि में 60 से 65% के बीच हर बार इतिहास विषय में रिजल्ट आ रहा है। 60% का मतलब हो गया कि 50 क्वेश्चन और इधर 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए। उस 90 में भी शर्त यह है कि प्रथम पेपर में कम से कम 20 और दूसरे पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए। अगर हम 90 क्वेश्चन सही बना लेते हैं तो मेरा चयन हो जाएगा, नेट के लिए हम क्वालिफाई कर जाते हैं। यह एक औसत कैलकुलेशन है, एक औसत कैलकुलेशन के आधार पर है कि 60% नंबर के साथ हम लोग क्वालिफाई करेंगे। सामान्य तथ्य से हम लोग वाकिफ हैं कि यह परीक्षा साल में 2 बार होती है, दोनों बार जून और दिसंबर महीने में। इस साल महामारी के कारण यह परीक्षा लेट चल रही है, नहीं तो इसका पहले से शेड्यूल तय है कि जून और दिसंबर के तीसरे हफ्ते में यह परीक्षा होगी। यह परीक्षा एक पाली में संचालित होती है। अगर हम 2 शिफ्ट में होती है, हमें कोई एक शिफ्ट मिलेगा क्योंकि यह परीक्षा ऑनलाइन होती है। तो हमें जो सेंटर हम चुनते हैं उस सेंटर पर हमें जाना होता है। यूजीसी हमें रेफर करती है कि किस परीक्षा सेंटर पर हमें जाना है। शहर हम चुन सकते हैं, एग्जाम सेंटर हम चुन सकते हैं, और उसके आधार पर हम परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है। रोल नंबर के आधार पर हमारा कौन सा शिफ्ट आएगा यह यूजीसी प्रवेश पत्र जब जारी करती है उस समय बता देती है कि आप किस शिफ्ट में आ सकते हैं। यह कई दिनों तक चलता है,
पहले जो एग्जाम होता था वो दिन फिक्स होता था, इतना बजे आपको फलाने जगह जाकर एग्जाम में शामिल होना है, और पूरे भारत में उस समय में परीक्षा लिखित रूप से होती थी। लेकिन जब से परीक्षा ऑनलाइन होने लगी, तब से कंप्यूटर सेंटर पे हमें अपना टाइम ब्लॉक दिया जाता है कि उस समय हम जाकर उपस्थित हों और स्क्रीन पर बैठ के अपना एग्जाम दे लें। 3 घंटों की परीक्षा होगी और यह कई दिनों तक चलता है, जब तक कि उस साल के कैंडिडेट के सारे कैंडिडेट के बारी खत्म नहीं हो जाए। जैसे 9:30 से 12:30 या 2:30 से 5:30, 2:30 से 5:30, तो 3 घंटे में हमें अपना पेपर सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन जो होता है वो 2 भाषा में मिलेगा, हिंदी या फिर अंग्रेजी में। अब आते हैं अपने विषय वस्तु पे। प्रथम पेपर सभी के लिए बराबर है। प्रथम पेपर का उद्देश्य केवल यह होता है कि वो परीक्षार्थियों की क्षमता का विश्लेषण करे। किस क्षमता का? तो तर्क संरचना से संबंधित सवाल, डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित सवाल, पर्यावरण संसाधन प्रदूषण से संबंधित सवाल आता है, शिक्षण की अवधारणा, शैक्षणिक योग्यता, कक्षा में प्रभावी शिक्षण की विधियां, बात संप्रेषण की क्षमता। इस तरह के यूनिट के आधार पर अलग अलग भागों में प्रथम प्रश्न पत्र को बांटा गया है। अगर किसी के पास सिलेबस हो या आप लोग सिलेबस अगर देखे हो यूजीसी का, तो उससे एक समझ बन गई होगी कि प्रथम प्रश्न पत्र में कुल मिला के 10 यूनिट होते हैं। अच्छा, इसका जो 50 सवाल रहता है ये भी फिक्स है, हर यूनिट से 5 सवाल आपके आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा सवाल बनते हैं, या कोई यूनिट कम इम्पोर्टेंट है और उससे कम सवाल आएंगे, बल्कि हर एक यूनिट से 5-5 सवाल होंगे। सिलेबस दिया हुआ है पहले से, यूजीसी की साइट पर दिया हुआ है सिलेबस, हम लोग उसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। पेपर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें कुल 10 इकाई है और इस 10 इकाई में 5-5 सवाल हर एक इकाई से पूछे जाएंगे। इकाई बार हम लोग बांट सकते हैं कि किस इकाई से किस तरह के सवाल बनते हैं। अधिकांश सवाल जो है अपने विषय सिलेबस से ही सारे सवाल रहते हैं। आउट ऑफ सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया या यह सिलेबस से बाहर है। सिलेबस रखकर हम लोगों को अपनी तैयारी करनी होती है, ताकि हम जो इकाई हो उस इकाई से अपने संदर्भ को पूरा उठा सके, कर सके। जैसे मैंने भी जो सिलेबस देखा है, जैसे सिलेबस के साथ अगर हम लोग आगे बढ़े फर्स्ट पेपर में, तो पहला इकाई है शिक्षण अभिवृत्ति। इस इकाई में शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण की बुनियादी आवश्यकता, उसे प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण पद्धति, सहायक शिक्षण सामग्री, शिक्षा में तकनीक और नवाचार का प्रयोग, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए सवाल आते हैं। शिक्षण की अवधारणा या शिक्षा में नवीन तकनीक का प्रयोग, या इस टॉपिक में जो फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है, इससे संबंधित सवाल जैसे उदाहरण के तौर पर बने, कोई सवाल अगर पूछा जाए कि उच्च कक्षाओं में शिक्षण की कौन सी विधि अपनानी ज़्यादा उपयोगी है, और जवाब में क्लास का सिचुएशन दे दिया जाता है कि इस सिचुएशन में जब आप क्लास में जाते हैं तो प्रभावित शिक्षण के लिए कौन सी तकनीक अपनानी होगी या किस विधि से आप पढ़ाना चाहेंगे। या मूल्यांकन पद्धति है, अगर किसी विषय पे आपको मूल्यांकन करना है, एक सीन क्रिएट करके दे दिया जाए, अगर कोई सवाल छोड़ दिया जाए कि जैसे दिया जाए कि किसी जगह घूमने के लिए ले गए, छात्रों को घूमने के लिए ले गए, और उसके बाद उससे जो छात्रों की समझ बनी
या सीखने की क्षमता में वृद्धि हुई, उसका मूल्यांकन आप किस प्रकार करेंगे। तो ये इस तरह के सवाल पहले यूनिट से, फर्स्ट यूनिट से पूछे जाएंगे, जो इकाई फर्स्ट का हमारा पाठ्यक्रम है। इसको कुल 10 भागों में जो दिया गया है, इसको जब एक बार सरसरी तौर पर सिलेबस पर नजर डालेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जब हम सिलेबस को मैच करके देखते हैं कि किस पाठ्यक्रम से, किस यूनिट से कौन सा सवाल बनता है। जैसे पहला यूनिट हमारा शिक्षण और शोध पर है, इसी तरह दूसरा यूनिट एक गद्यांश रहेगा जिससे 5 सवाल दिए जाएंगे। कोई एक पैराग्राफ हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया हुआ रहेगा और उसी पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उस पैराग्राफ को पढ़ के वो 5 सवाल हल करने होते हैं। इसी प्रकार आईटीसी, सूचना और दूरसंचार, कंप्यूटर, उसके अनुप्रयोग, पढ़ाई में सूचना तकनीक का इस्तेमाल से संबंधित 10 सवाल दिए जाते हैं। मैथ और रीजनिंग, गणितीय तर्क, अभिवृत्ति और रीजनिंग से 5-5 सवाल होते हैं। रीजनिंग में कथन कारण, वेन आरेख, एनालिटिकल रीजनिंग या मानव संबंध पर आधारित सवाल, या श्रृंखला या लुप्त श्रृंखला, जैसे आंकड़ा दे दिया जाए और बीच में कोई अंक लुप्त हो तो अगला अंक क्या होगा। इस तरह के सवाल रहते हैं। 5 मैथ से, 5 रीजनिंग से, मतलब हर यूनिट से 5-5 का कोटा फिक्स है कि हर यूनिट से 5-5 सवाल दिए जाएंगे। इस पेपर में अगर हमें अपनी पकड़ आसान बनानी है तो गद्यांश का सवाल हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, जो उसी गद्यांश से 5 सवाल आता है। उस गद्यांश को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ के अगर हम बनाए तो वो 5 सवाल हमारे सही बनते हैं। इसी तरह गणित का सवाल और रीजनिंग का सवाल बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गणितीय सूत्र पर भी नहीं होता है, बल्कि रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप में रहता है। श्रृंखला, कूट संबंध या रक्त संबंध या मानव संबंध, वेन आरेख, कथन कारण, इस तरह के सवाल पर 10 सवाल आते हैं। ये भी हमारा एक आसान क्षेत्र है जिससे हम सवालों को पकड़ सकते हैं। इस 10 सवाल में अगर हम ध्यान से बनाएं तो कोई भी सवाल छूटने के लायक नहीं है, क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्रों का मैथ और रीजनिंग के नाम से डर लगता है कि बहुत भारी होगा, सही नहीं बन पाएगा। तो मेरा अपना अनुभव है कि ये 10 सवाल और गद्यांश के 5 सवाल ये काफ़ी आसान पड़ते हैं। ये 15 सवाल में 12-13 सवाल बिल्कुल सही होते हैं और मन में जो एक बाधा रहती है कि कम से कम 20 सवाल होने चाहिए, नहीं तो आगे कॉपी चेक नहीं होगा या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अगर ये 2 सेक्शन अगर हम लोग पकड़ लें तो बहुत आसानी से इस दबाव से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद एक सेक्शन आता है कंप्यूटर से संबंधित। कंप्यूटर से संबंधित जो सवाल आते हैं उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम से संबंधित कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर तकनीक, कंप्यूटर के सामान्य परिचय, संचार माध्यम का सामान्य परिचय के बारे में जानकारी होती है। और यूजीसी इतना उम्मीद करता है कि जो लोग इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या किसी भी परीक्षा में, अब कंप्यूटर को लगभग सारे पाठ्यक्रमों में शामिल कर लिया गया है। जैसे अगर पूछा जाए कि बाइट किस चीज़ के मात्रा के संबंध में बताता है, या हम लोग आंकड़ों की माप कैसे करते हैं, या स्पेक्ट्रम क्या है, एक सामान्य समझ उसके बारे में अगर 4 ऑप्शन दे दिया गया कि स्पेक्ट्रम से क्या तात्पर्य होता है, तो इस तरह का, या सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ सेव होती है। तो इस तरह के सवालों को लगभग सभी लोग परिचित हो चुके हैं। 5 सवाल इससे संबंधित रहते हैं और इस सवालों में 2-3 सवाल बिल्कुल हम लोग डेली यूज में जो बातें करते हैं, जिस टर्म का यूज करते हैं, उसी से संबंधित सवाल रहते हैं। इसके बाद एक इकाई, 9वीं इकाई में 5 सवाल आते हैं जो हमारे पर्यावरण, प्रदूषण
जो हमारे करंट के टॉपिक हैं उससे संबंधित होते हैं। और जो भी लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत आसान सवाल यह पड़ता है। ये भी जो हम लोग जीएस में पढ़ते हैं, खास करके जलवायु संरक्षण के लिए, प्रदूषण के लिए या जैव विकास से संबंधित, और इसमें भी जो आस पड़ोस या करंट में जो घटनाक्रम बीता हुआ रहता है, जो करंट में चलता है, 2-4 महीने पहले अगर कोई समझौता सम्मेलन हुआ हो तो उससे संबंधित सवाल रहते हैं। जैसे भी हम पिछले साल के सवाल को उल्टा के देखें तो अधिकांश सवाल उसी संदर्भ में पूछे जाते हैं जो वर्तमान में महत्वपूर्ण हो। कोई भी व्यक्ति जो कंपटीशन के लिए तैयारी करता हो वो इन सवालों से परिचित रहता है। और 5 सवाल जो पर्यावरण, प्रदूषण, जैव विकास से संबंधित पूछे जाते हैं, इसका जवाब हम लोग आसानी से दे सकते हैं। अब 10 सवाल जो हैं, जो पहली इकाई है शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षा मनोविज्ञान या भारत में उच्च शिक्षा अनुसंधान कार्य के लिए उपलब्ध ढांचे, जो 10वीं इकाई है, पहला और 10वां, ये इसके लिए हमें अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। मैथ का सवाल मैथ और रीजनिंग हम लोग डेली जो दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं उसी के साथ इसकी भी तैयारी हो जाती है। जीएस के जो क्वेश्चन रहते हैं 5 जो करंट इवेंट्स के रहते हैं, वो भी क्वेश्चन दूसरे प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ ही तैयार हो जाते हैं। गद्यांश जो है उसके लिए अलग से तैयारी करनी नहीं रहती है। तो यूजीसी के एग्जाम में अपीयर होने पे जो प्रथम पत्र में हमें अलग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, वो प्रथम पत्र का इकाई 1 और 10। इकाई 1 में जो चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित है, और इकाई 10 में उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। इसके बारे में हमें अलग से टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ेगा। ये 10 सवाल के लिए अलग से मेहनत करनी होगी दूसरे एग्जाम से अलग हटकर। बाकी 40 सवाल के लिए हमें अलग से कोई किताब या अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। जो हम दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी या क्लर्क या किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो पढ़ रहे हैं, 40 क्वेश्चन हमारा उसी पार्ट से कवर होता है और 10 क्वेश्चन हमें अलग से पढ़ना होता है। अब ये जो 10 क्वेश्चन है, ये भी आपको बिल्कुल अपरिचित क्वेश्चन नहीं लगेगा। अपरिचित इसलिए भी नहीं लगेगा क्योंकि एमए के सिलेबस में हम लोग इस सवाल को पढ़ चुके होते हैं। हिस्टोग्राफी पेपर में हम लोग इन सवालों को पढ़ चुके होते हैं, और जो सवाल पूछे जाते हैं, जो सवाल इसमें दिए जाते हैं, जो सवाल इस दोनों इकाई से पूछे जाते हैं, वो हम लोग पहले से ही पढ़े होते हैं। उसके बारे में हम लोग पहले से ही परिचित होते हैं। केवल अलग से ऑब्जेक्टिव ढांचे में उसे बनाकर पढ़ना होता है। उसके लिए केवल हेलो, हाँ हेलो। तो ये 10 क्वेश्चन के लिए हमें केवल फोकस करना है, और इसके लिए हम जब एमए में पढ़ रहे होते हैं, हिस्टोग्राफी का जब नोट्स बना रहे होते हैं, तो उसी समय अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में इसे अलग कर लें तो पहले पेपर में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। जो हमारा प्रथम पत्र है वो आसानी से तैयार हो जाता है। सबसे ज्यादा डरावना पेपर जो है वो प्रथम पत्र ही है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हम लोग भी जब एग्जाम में शामिल होते थे तो उस समय लोग डराते थे फर्स्ट में ही क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर आगे कॉपी ही चेक नहीं होगी, दूसरा पेपर तो आएगा ही नहीं। प्रथम पत्र बहुत भारी है, रीजनिंग बहुत भारी पूछा जाता है, तो उसमें मार्क्स नहीं उठेगा। तरह तरह की बातें आप लोग भी सुनेंगे। जो नकारात्मक बात करेंगे उनसे इस तरह की बातें खास तौर पर सामने आती रहती है। लेकिन अभी आपके पास समय है, इसमें बहुत सारे लोग
पीजी की पढ़ाई में पीजी की पढ़ाई कर ही रहे होंगे, तो आप जब प्रीवियस ईयर के सवालों को उठाकर जब देखें तो आपको लगेगा कि इसमें नहीं बनने वाला कोई भी चीज नहीं है कि 50 क्वेश्चन में 30-40 क्वेश्चन नहीं बनाए जा सके। और प्रथम पेपर ही आपको नेट या जीआरएफ दिलवा सकता है। आपके विषय से ज्यादा आसान प्रथम पत्र होता है जो स्कोरिंग हो जाएगा। और अगर प्रथम पेपर आपका काफी अच्छा रहता है, इसकी तैयारी अगर अच्छी रहती है, तो यह पेपर आपको क्वालिफाइंग करवा देगा। ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव प्रथम पत्र पर ही रहता है। और प्रथम पेपर का जब क्वेश्चन उल्टाकर विश्लेषण करेंगे अलग अलग पार्ट वाइज, जब इस क्लास का आगे और विस्तृत क्लास चलेगा तो सेक्शन वाइज हम उसके क्वेश्चन को अलग अलग करके दिखाएंगे कि हर सेक्शन से जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे तैयार किए जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा उसके लिए पजल होने की भी ज़रूरत नहीं है। खास तौर पर अगर हिस्टोग्राफी में हमारा कमांड रहता है, क्योंकि सेकंड पेपर जब हम देने जाएंगे तो सेकंड पेपर में भी 2 इकाई हमारी उससे संबंधित होगी, हिस्टोग्राफी से संबंधित 2 इकाई सामने आएगी। तो उसकी तैयारी जब हम इसी पेपर के साथ कर लें तो यह हमारे लिए प्लस पॉइंट है। हिस्ट्री वालों के साथ प्रथम पत्र के लिए यह एक काफी सकारात्मक पक्ष है कि यूनिट 1 और यूनिट 10, जो मेरा 2 यूनिट है जिससे 10 सवाल बनते हैं, ये आपके हिस्ट्री के विषय के टॉपिक से ही पूरा हो जाएंगे। दूसरे विषय वालों को ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतिहास वालों को यह अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। पीजी के साथ साथ उनका यह तैयार हो जाता है। इसलिए प्रथम पत्र में, इसलिए मैंने कहा कि प्रथम पत्र आपको जीआरएफ या नेट करवा देगा। एक सवाल और आता है, बहुत सारे छात्रों ने मुझसे सवाल किया कॉलेज में भी कि सर अब पीएचडी अनिवार्य हो गया और नेट की योग्यता अब नहीं रही, तो नेट करने के लिए इतना परेशान क्यों हो? पीएचडी कर लेंगे, पीएचडी करना ही है, पीएचडी कंपलसरी है, तो पीएचडी ही जब कर लेंगे तो नेट के लिए इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं। और पीएचडी कर लेंगे तो हम लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बिना पीएचडी अगर हम नेट भी करते हैं तो भी हम साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो अभी वर्तमान में जो नियम है उसके अनुसार बिना पीएचडी किए व्याख्याताओं की बहाली नहीं होगी। 2021 से व्याख्याता बनने के लिए पीएचडी को अनिवार्य कर दिया गया है। हो सकता है भविष्य में इसमें कुछ बदलाव हो फिर से, लेकिन वर्तमान स्थिति यही है कि पीएचडी हमारे लिए अनिवार्य है। पहले था कि हम नेट पास करके व्याख्याता बन सकते थे और हमें एक सर्टेन टाइम दिया जाता था, 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर हमें पीएचडी करना है या फिर वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब यह योग्यता हटा दी गई है नेट के बिना भी, लेकिन पीएचडी हमारे लिए कंपलसरी है। पीएचडी हम पास करेंगे, उसके बाद पीएचडी की डिग्री के बाद ही हम व्याख्याता बन सकते हैं। तो लोगों का यह समस्या था, सवाल था कि जब पीएचडी ही अनिवार्य है तो नेट को अब नहीं भी जोड़ देंगे तो चलेगा। तो उसके लिए मेरा यह कहना है कि आपको अंक पैटर्न जो दिया गया है व्याख्याताओं की बहाली के लिए, जिसमें 85 अंक जो हैं वो आपके अपने एकेडमिक करियर से होंगे और 15 अंक आपके साक्षात्कार से होंगे। तो जब आप अंक पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि पीएचडी तो अब मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया, हर आदमी करेगा, लेकिन नेट पास करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, नेट और जीआरएफ दोनों अगर आप किए हुए हैं, जीआरएफ क्वालिफाई हैं, तो आपको अतिरिक्त 7 नंबर मिलेंगे। अब जहां पर इंटरव्यू 15 नंबर का हो और वहां आपको केवल नेट की डिग्री से, जीआरएफ की डिग्री से 7 और नेट की डिग्री से 5 अंक, जीआरएफ अगर होते हैं तो 7 नंबर और नेट अगर करते हैं केवल तो 5 नंबर, ये आपको अतिरिक्त मिल गए, तो आप भीड़ से ऐसे ही अलग हो गए, मतलब सीधे 5 नंबर ऊपर चले आए। तो अभी के समय में नेट का डिमांड और भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितने लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे वो सभी ग्रेजुएशन पास रहेंगे, जितने लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे वो सभी के सभी
स्नातकोत्तर पास रहेंगे, मतलब बीए और एमए तो किए हुए रहेंगे ही। जब पीएचडी एक योग्यता है, अनिवार्य योग्यता है, तो इंटरव्यू के लिए आने वाले सारे छात्र पीएचडी भी रहेंगे। तो इसका मतलब 3 क्वालिफिकेशन जो है वो सभी लोगों को पूरा करना है। पूरी भीड़ जो है वो बीए, एमए और पीएचडी की डिग्री लेकर आ रही है। वहां पर अगर आपको भीड़ से ऊपर उठना है तो अब आपको जेआरएफ नेट पास करना ही होगा, क्योंकि 5 या 7 नंबर आप सीधे ऊपर आ जाएंगे। कल्पना करें कि अगर किसी को इंटरव्यू में 10 नंबर आते हैं और आपको इंटरव्यू में 8 नंबर आते हैं या 7 नंबर आते हैं, फिर भी आप नेट के 7 नंबर के साथ 14 नंबर पर हैं, और जो दूसरा लड़का है वो 10 नंबर के साथ आपसे 4 नंबर पीछे है। तो ये पूरे मेरिट को खत्म कर देगा। तो नेट की का डिमांड या नेट का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है, और समय समय पर यूजीसी यह नियम बदलते भी रहती है। तो अगर अभी हम पढ़ाई के दौरान ही, पीजी के दौरान ही अगर नेट कर लें तो यह आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होगा, अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉलेज शिक्षक के रूप में हमारा करियर हो, तो आपके लिए नेट का महत्व और भी ज्यादा है। तो यह अगर किसी के दिमाग में है कि अब पीएचडी करना ही पर्याप्त है, नेट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए, क्योंकि जो लोग नेट की डिग्री लेकर इंटरव्यू में शामिल होंगे वो आपसे 5 नंबर सीधे आगे होंगे। बीए और एमए, अगर किसी ने नई अंक पद्धति नहीं देखी हो, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बीए और एमए में जो खंड बांटा गया है उसमें भी स्लेब दिया गया है कि 80% से ऊपर जिसको नंबर होगा वो एक पार्ट में रहेंगे, 60 से 80 वाले दूसरे खंड में रहेंगे, और 60 से नीचे वाले लोग 60 से 55 तक तीसरे खंड में रहेंगे। लेक्चरर बनने के लिए मिनिमम सामान्य कोटि में 55% नंबर लाना होगा। जिसको एमए में 55% नंबर नहीं है वो नेट की एग्जाम में या कॉलेज शिक्षण को व्यवसाय में अपीयर नहीं हो सकता है। तो 55% नंबर सामान्य कोटि में आपको लाना अनिवार्य है। दूसरा जो उपवर्ग बांटा गया है 60 से 80, मैक्सिमम लोग इसी कोटि में होंगे। अगर 100 लोग उम्मीदवार हैं तो 100 लोग में 90-95 लोग इसी कोटि में होंगे, 60 से 80 वाले खंड में होंगे। 60 से 80% नंबर वाले को बराबर ही वेटेज दिया जाएगा, बीए में भी और एमए में भी। तो यहाँ भी आपका मुकाबला बराबर ही पर ही रहेगा। अगर कोई 61% लाता है, कोई 70% लाता है, कोई 60% लाता है, कोई 75% लाता है, सभी बराबर आ गए बीए के लेवल पर, एमए के लेवल पे। जो लोग पीएचडी करके आते हैं उनको 30 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम 30 नंबर मिलेगा। तो पीएचडी वाले लोग भी बराबर हो गए, मतलब कि यहाँ तक सभी लोग बराबर हैं। अब आपको भीड़ से आगे जब निकलना है, इंटरव्यू 15 नंबर का है, पब्लिकेशन पर अलग अलग अंक निर्धारित हैं। पब्लिकेशन वर्क भी सभी लोग करवा ही लेते हैं। जो लोग इंटरव्यू में शामिल होंगे वो कुछ न कुछ सेमिनार अटेंड करेंगे ही, और कुछ न कुछ उनका रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होगा ही। जब हम पीएचडी करते हैं तो पीएचडी की डिग्री के लिए भी हमारा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए। तो उसमें भी सभी को बराबर अंक मिल गए। केवल अंतर कहाँ पड़ जाएगा, तो नेट के नंबर पे और इंटरव्यू के नंबर पे। ये एक बड़ा फैक्टर है कि इंटरव्यू और नेट, मतलब इंटरव्यू 15 नंबर और नेट में आपका फिक्स है 5 नंबर, जीआरएफ में 7 नंबर। ये जो 22 नंबर है इसमें आप 7 या 5 नंबर क्वालिफाई करने पर सीधे ले सकते हैं। तब आप इंटरव्यू में बहुत आसानी, रिलैक्स के साथ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे से 5 नंबर ऊपर हैं। तो इसीलिए नेट एग्जाम, अगर कोई आदमी चाहे कि कॉलेज करियर में, कॉलेज शिक्षक के रूप में मुझे अपना करियर बनाना है, तो नेट एग्जाम उस पर उसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेट में भी पहला पेपर हम पूरा बताए कि फर्स्ट पेपर जो हमारा है वो 10 पार्ट में है, 10 यूनिट में है। 10 यूनिट में भी
अलग अलग हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन निर्धारित है, वो पूछा ही जाएगा 5। ऐसा नहीं कि किसी यूनिट से 2, किसी यूनिट से 8 पूछ दिए। सिलेबस में दिया हुआ है कि प्रत्येक खंड से 5-5 सवाल रहेंगे, जो 2-2 अंक का, एक-एक अंक का, सॉरी 2-2 अंक का होगा। उस 10 पार्ट में आप इतिहास के अगर छात्र हैं तो आपको 10 नंबर का बेनिफिट ऐसे ही पहले से मिला हुआ है हिस्टोग्राफी के बदौलत, जहां आप रिसर्च वर्क से परिचित हैं, इतिहास बोध से परिचित हैं। थोड़ी सी मेहनत एजुकेशन साइकोलॉजी में करनी होगी। एजुकेशन साइकोलॉजी को अलग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, शिक्षण विधि और प्रभावी शिक्षण के तौर तरीकों के बारे में थोड़ा जानना होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पेपर का ढांचा। फर्स्ट पेपर के ढांचे में अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र में से संबंधित और कोई सवाल हो तो। फिर हम लोग दूसरे प्रश्न पत्र पर आएंगे जो हमारा विषय इतिहास से संबंधित होगा। हाँ, बोला जाए। हाँ, बोला जाए। जी, देखिए इसका पहला इकाई जो है, हर यूनिट का हम एक एक लाइन में केवल ये कर दें। इसका जो प्रथम इकाई है, इसमें शिक्षण की अवधारणा, मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी से सवाल पूछे जाएंगे। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण पद्धति, शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन पद्धति, शिक्षा में तकनीक और नवाचार का प्रयोग आदि, ये सारा चीज प्रथम इकाई में है। दूसरा यूनिट जो है, ये दूसरा यूनिट शोध कार्य से जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार शोध कार्य किया जाता है, शोध का अर्थ क्या हुआ, शोध के प्रकार, शोध की पद्धति, शोध की शैली। ये दूसरा यूनिट जो है, हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग आसानी से हिस्टोग्राफी पेपर में इस चीजों को पढ़े होते हैं। अनुसंधान में नैतिकता या पीएचडी करने, शोध करने के क्या क्या तौर तरीके हैं, और थोड़ा और डिटेल में जाएं तो शोध का क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषता है, शोध पद्धति किन किन प्रकार की होती है, जैसे प्रयोगात्मक या विवरणात्मक, ऐतिहासिक, या शोध के विभिन्न चरण क्या क्या हैं, शोध में आईसीटी का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, शोध में नैतिकता से क्या अर्थ है। ये दूसरा यूनिट हिस्टोग्राफी में हम लोग पढ़े होते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो आपका गद्यांश है। एक गद्यांश दिया जाएगा और उससे 5 सवाल आपका पूछा जाएगा। चौथा सवाल जो है वो संप्रेषण से है, संचार और तकनीक से है। कक्षा में प्रभावी शिक्षा के लिए संचार, मीडिया, समाज वगैरह का क्या क्या भूमिका है, कैसे इससे हमें शिक्षण कार्य में सहायता मिल सकती है, तो ये चौथा है। पांचवा और छठा इकाई ये मैथ और रीजनिंग से संबंधित है। इकाई 5 और 6, इससे 10 सवाल आता है। गणित में भी जैसे श्रृंखला, विलुप्त संख्या या वर्गीकरण, कूट संबंध, वेन आरेख, रक्त संबंध या कथन कारण, इन सारे तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये इकाई हो गया 5 और 6 में, मतलब इससे 10 सवाल हो जाएंगे। इकाई 7 और 8, ये दोनों इकाई मिलाकर, इकाई 7 में हम लोगों को देखना रहता है आंकड़ों की व्याख्या और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डाटा एनालिसिस। शिक्षा में सूचना और संचार का प्रयोग, इंटरनेट, कंप्यूटर, इसके प्रोग्राम से संबंधित सवाल रहते हैं, जो पहले ही बताए, जो हम लोग अब डेली जो सुनते हैं या कंप्यूटर में देखते, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है, या सॉफ्टवेयर के सामान्य शब्दावली से जो है वो सामान्य शब्दावलियों के बारे में पूछा जाता है। जैसे बाइट
से क्या तात्पर्य होता है, या सीडी का पूरा फॉर्म क्या है, या सीपीयू को का पूरा सीपीयू जो संक्षिप्त नाम है उसका पूर्ण नाम क्या है। तो इस तरह का सवाल ये 7 और 8, इकाई 7 और 8 में डाटा एनालिसिस और संचार से कंप्यूटर से संबंधित सवाल रहते हैं। इकाई 9 जो है उसमें हमारा पर्यावरण, प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य, जैव विकास, इससे संबंधित सवाल रहता है। ये इकाई 9 खास तौर पर जो हमारे 3-4 महीने के घटनाक्रम है या पिछले 1 साल के जो घटनाक्रम है जो हम लोग जीएस में पढ़ते हैं, सामान्य अध्ययन की तैयारी के दौरान पढ़ते हैं, ये उससे संबंधित सवाल होते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग पर अगर कोई समझौते हुए हैं, या प्रदूषण पर कोई नया डाटा आया, तो इससे संबंधित सवाल होते हैं। विस्तृत रूप से इसके सिलेबस में दिया हुआ है कि डिटेल में जो सिलेबस में दिया हुआ है कि पर्यावरण, ऊर्जा, प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, वन ऊर्जा, प्राकृतिक जोखिम, आपदा, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते वगैरह, इस पर 5 सवाल आते हैं। यह इकाई 9 में है। इसके लिए अगर हम और दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या करंट में थोड़ा सा देख रहे हैं तो खास तौर पर प्रदूषण, ऊर्जा और मानव स्वास्थ्य से संबंधित जो मुद्दे हैं उसी से ये सवाल रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। इकाई 10 जो है वो भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान कार्य के लिए जो उपलब्ध ढांचे हैं उससे पूछे जाते हैं। जैसे प्राचीन भारत में शिक्षा, या स्वतंत्रता बाद भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्य, या भारत में अनुसंधान कार्य के लिए जो उपलब्ध ढांचा है, या नवीनतम अनुसंधान कार्य, या अनुसंधान के लिए जो नीतियां कार्यक्रम बनाए गए हैं, या निकट भविष्य में अगर कोई नई शिक्षा नीति जैसे अभी पब्लिश हुई नई शिक्षा नीति, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल, वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर 10 इकाई का पहला पाठ्यक्रम है। इस 10 इकाई में 50 सवाल, 50 में मिनिमम 20 बनाने हैं। उससे ऊपर हम जितना ज़्यादा बनाएंगे हमारा स्कोर उतना अच्छा होता जाएगा और हम दूसरे पेपर के लिए उतना ही कम दबाव महसूस करेंगे। प्रथम पत्र में हम लोगों को लीड लेने की ज़रूरत है और पिछले साल के सवालों को अगर हम देखते जाएं तो सामान्य समझ बन जाती है कि सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, किस चैप्टर को हम लोग कितने डीप में जाकर अध्ययन करना है, या कहाँ से उसके लिए हम लोग किस पॉइंट को नोट डाउन करें, कैसे नोट्स उसके लिए हम लोग बना सकते हैं। तो ये पूरा प्रथम पत्र का रूपरेखा है। अब हम लोग आते हैं, हाँ, पेपर फर्स्ट के लिए हम लोग ले सकते हैं। अरुण कुमार सिंह की किताब आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, अच्छी किताब है। अरुण कुमार सिंह की है, पीडी पाठक की है, शिखा चतुर्वेदी की आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ये किताबें हम पढ़ सकते हैं। हालांकि जो लोग कॉलेज लेक्चरर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जब वो पीएचडी करने जाएंगे तो उसके लिए 6 महीने का कोर्स होगा शोध से संबंधित तैयारी के लिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। तो इसके लिए अलग से बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब वो कोर्स वर्क करेंगे तो आपका ये पेपर ऐसे ही ठीक होता जाएगा। कंप्यूटर के लिए अलग से कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो सामान्य शब्द व्यवहार प्रचलित है, मैथ रीजनिंग के लिए अलग से आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी एग्जाम में एक कॉमन पैटर्न है, वो चीज़ पूछा जाएगा। साइंस के लिए जो ऊर्जा और प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य है, वो आपको किसी भी मासिक पत्रिका से, जो भी आप लेते हो, दर्पण, क्रॉनिकल या कोई भी, उससे आपका पूरा हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर में अलग से बहुत ज़्यादा किताब का बोझ बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी जानकारी के लिए केवल अगर चाहें या प्रैक्टिस सेट वगैरह के रूप में देखना चाहें तो कोई भी गाइड, जैसे ट्रूमैन या अरिहंत वगैरह की गाइड आती है, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
या प्रीवियस ईयर के सवालों को लेकर देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे पेपर पे, जो हमारे विषय इतिहास से संबंधित है। दूसरा पेपर 2 घंटे का होता है। यह ध्यान रखेंगे कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो पहला और दूसरे पेपर के बीच अब कोई हमें गैप नहीं मिलता है। पहला पेपर समाप्त होता है 1 घंटे में, उसके बाद स्क्रीन से वो अपने आप ऑफ हो जाएगा और फिर सेकंड पेपर खुल जाएगा। बीच में पहले गैप होता था, अब गैप नहीं मिलता है। ये परीक्षा 3 घंटे की लगातार होती है, जिसमें दोनों पेपर हम लोगों को देना होगा। तो 9:30 से 10:30, मतलब अगर प्रथम पाली में है या दूसरी पाली में है तो 2:30 से 3:30 पहला पत्र के लिए दिया जाएगा। जैसे ही 1 घंटा समाप्त होगा, पहला पेपर स्क्रीन से हट जाएगा और कुछ मिनटों का अंतराल में दूसरा पेपर आपको आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, जो आपके विषय से संबंधित होगा। और इसके लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा। सवाल भी 50 से बढ़कर 100 हो जाएगा। सेकंड पेपर भी 10 इकाई में बांटा गया है। इतिहास के सिलेबस को 10 भागों में बांटा गया है। अगर हम चैप्टर वाइज या इकाई वाइज देखेंगे तो 1 से 3 तक की इकाई में प्राचीन भारत, सुविधानुसार जो हम लोगों ने इतिहास का बंटवारा किया है प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत के रूप में अध्ययन सुविधा के हिसाब से। हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत को इस ढांचे में बांट कर देखा जाए। तो सुविधानुसार हम लोगों ने जो बंटवारा किया है उसमें इकाई 1, 2 और 3 ये प्राचीन भारत से संबंधित है। इकाई 4 से 6 तक मध्यकालीन भारत, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल दोनों भाग, 3 से 6 तक, और 7 से 9 तक आधुनिक भारत के इतिहास को समेटा गया है। मतलब 3 इकाई में तीनों भाग को समेटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत को। इकाई 10 में हिस्टोग्राफी दिया गया है, जो इतिहास, बोध और दर्शन से संबंधित पेपर है। वो इकाई 10 में अलग से दिया गया है। इसमें भी सवाल का प्रश्न का ढांचा वही रहेगा। प्रत्येक इकाई से सवाल पूछा जाएगा। प्रत्येक इकाई से 10-10 सवाल होता है। पहले जब सब्जेक्टिव रहता था तो उस समय में प्रश्न पत्र 3 के रूप में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, प्रश्न पत्र 3 में, और उसमें हम लोगों को विकल्प दिया जाता था। एक क्वेश्चन को तीनों इकाई से दिया जाता था, अथवा 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 करके, और कॉपी में ही स्पेस छोड़ दिया जाता था कि इस स्पेस में आपको उत्तर लिखना है। उस समय थोड़ा ज़्यादा सुविधाजनक था कि अगर किसी का, मान लेते हैं कि एंशिएंट ज़्यादा मजबूत है, तो वो प्रयास करता था कि हम एंशिएंट के ज़्यादा अच्छे से उसके सवालों को दे दें, और विकल्प मिलता था लघु उत्तरीय सवालों में और दीर्घ उत्तरीय सवालों दोनों में विकल्प मिलता था कि हम उससे कर लें। लेकिन जब से ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न हुआ तब से ये विकल्प समाप्त हो गया। अब आपसे प्रत्येक इकाई से 10 सवाल पूछे जाएंगे और 10 इकाई से 10-10 करके 100 सवाल होंगे। इसका जवाब आपको देना है। इसमें भी हम लोग बांट दिए कि 3-3 इकाई करके पूरे भारतीय इतिहास को समेटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को। और 10वीं इकाई में इतिहास बोध को दिया गया है, हिस्टोग्राफी पेपर को दिया गया है। अब इसमें गौर करें, इसमें सवाल आते कैसे हैं। जब प्रीवियस ईयर का सवाल उठाकर देखेंगे, हम पहले सवाल पर इसलिए चर्चा करते हैं, पढ़ने का 2 तरीका हो सकता है कि पहले हम किसी विषय को पढ़ लें, उसके बाद उसके सवाल जवाब पढ़ जाएं। दूसरा तरीका हो सकता है कि पहले हम सवाल जवाब को देख लें, इससे हमारी एक समझ बनती है कि इस चैप्टर से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और फिर जब हम उस चैप्टर का अध्ययन करते हैं तो मेरे दिमाग में ये बात आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इससे सवाल कहाँ कहाँ से बनेगा। तो मेरा अपना ये आकलन है कि पहले हमें संबंधित चैप्टर्स के सवालों को देखना चाहिए। भले उसको बनाने का प्रयास हम नहीं करें, लेकिन सवालों को एक बार पढ़ना चाहिए। उससे जब हम विषय वस्तु पर आते हैं तो हमारा ये समझ बनता जाता है, ये समझ स्पष्ट होती जाती है कि हम अपने जो विषय पढ़ रहे हैं
इसमें सवाल कहाँ से पैदा होते हैं और उस चीज़ों को हम ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अगर हम पहले पढ़ते हैं और फिर बाद में सवालों को देखते हैं तो फिर हमें पुनः अपने विषय पर लौट के आना होगा और फिर खोजना होगा कि इस साइड से सवाल ज़्यादा बनते हैं, इस साइड को हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। अगर हम सवाल को पहले करते हैं फिर विषय पर आते हैं तो हमें दोहरा लाभ होता है कि उस विषय मतलब सवाल चूंकि मेरे दिमाग में है, सवाल कैसे बनता है, तो हम विषय को प्रति अध्ययन के प्रति अपना जो जिस विधि से भी हमको समझ में आए, सबके अपने अपने पढ़ने का तरीका होता है, तो हम जिस विधि से भी अध्ययन करते हैं हम उस क्षेत्र को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सवाल जो है इस पेपर में किस ढंग से पूछे जाते हैं। अभी शुरुआत में भी सर बताएं, अविनाश सर बता चुके कि जो लोग कमीशन की तैयारी करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, वो भी एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है। और यूजीसी की तैयारी जब हम करते हैं या यूजीसी का एग्जाम देते हैं तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है। इसलिए अलग से बहुत ज़्यादा सिलेबस भी वही है, जो सिलेबस हम यूजीसी के लिए पढ़ रहे हैं वही सिलेबस हम यूपीएससी के लिए भी पढ़ रहे हैं, वही सिलेबस हम बीपीएससी के लिए जेपीएससी के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन एग्जाम पैटर्न में नौकरी की विशेषताओं के आधार पर कुछ बदलाव यूजीसी ने किए हैं। प्रश्न पूछने के ढंग को थोड़ा बदला है। जहां कमीशन में देखें यूपीएससी या बीपीएससी में तो फैक्ट आधारित सवाल जवाब ज़्यादा रहते हैं या कथन कारण पर सवाल जवाब ज़्यादा रहते हैं। उसमें सवालों को बहुत ज़्यादा घुमाया या विश्लेषित नहीं किया गया है। यूपीएससी में कुछ हद तक जो मेरा ऑप्शनल पेपर है उस पेपर को इस तरह बनाया गया है कि हम किसी भी फैक्ट को डीप में जाकर अध्ययन करें। खास करके जब स्टेटमेंट देना शुरू करता है, ऊपर सवाल उसके बाद 4 ऑप्शन स्टेटमेंट दिया रहता है, तब से यह थोड़ा भारी हो गया, क्योंकि तब उस विषय के बारे में हमें ज़्यादा गहराई में जाकर अध्ययन करना पड़ता है। बीपीएससी में भी अब देखें तो एक नया पैटर्न चल पड़ा है, ऑप्शन डी सभी सही हैं या ऊपर दिए गए में से 2 सही हैं या कोई सही नहीं है, तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है। पहले तक जो था ABCD में कोई एक टिक लगाते थे, अगर सवाल नहीं भी जानते थे तो लोग तुक्का मारते थे। लेकिन जब से ये ऑप्शन ई का आ गया, 5वां ऑप्शन जब आ गया बीपीएससी में, तो ये थोड़ा सा भारी हो गया। यूजीसी में प्रश्न जो है वो सभी तरह के पूछे जाते हैं। किसी भी साल का प्रश्न उठाकर देखिए, एक प्रश्न ऐसा होगा जो सीधा होगा, बिल्कुल फैक्ट आधारित होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर ले कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, नीचे राइटर का नाम दिया हुआ है, तो ये हुआ फैक्ट आधारित, मतलब सीधा फैक्ट पर आधारित है। इसमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा हम उस विषय के बारे में जानते हैं तो हम उसको मारेंगे, उसके ऑप्शन को हम चुन सकते हैं। या अगर कहे कि या अगर केवल सवाल दे दे कि आर्ट संस्कृति के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे, ऑप्शन अगर ABCD दिया हुआ है तो उसको हम बना सकते हैं। ये हुआ सीधा तथ्य आधारित सवाल। दूसरा सवाल इस तरह हो सकता है कि जो सीधा तथ्य आधारित हो भी और नहीं भी, मतलब तथ्य के बारे में थोड़ा सा अध्ययन चाहिए। जैसे किसी किताब का नाम दे दिया गया, अर्थशास्त्र ही पूछ लिया गया कि अर्थशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। अब 4 स्टेटमेंट दे दिया कि इसमें इन विषयों की चर्चा है, यह इस राजा से संबंधित है, इसका रचनाकार यह है। इस तरह 4 स्टेटमेंट दे दिए और उसके बाद ऑप्शन दे दिए, ए सही है, AB सही है, ABCD चारों सही है, ABCD चारों गलत है। इस तरह के ऑप्शन को दे दिए। तो इसका अब थोड़ा सा हमको केवल यहाँ सवाल यह नहीं रहा कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, ये सीधा सवाल था। अब यहाँ हम अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, तभी इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। इसको कहते हैं कि तथ्य के सामान्य परिचय से हम अवगत होंगे, तभी इस तरह के सवाल को दे सकते हैं, इस तरह के सवालों का जवाब दे सकते हैं। तीसरा सवाल आता है कि सामान्य परिचय से आगे बढ़कर कुछ गंभीर किस्म के गंभीर अध्ययन पर आधारित हो, मतलब कि हम उस चीज को जब तक पूरा नहीं पढ़े हों हम उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। जैसे किसी किताब के किसी स्टेटमेंट को दे दिया गया
खास करके मिडिवल में क्वेश्चन इस तरह के ज़्यादा बनाए जाते हैं, किसी सुल्तान के कार्यों के बारे में या किसी सुल्तान के संबंध के बारे में पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया गया और दे दिया गया संबंधित गद्यांश, संबंधित वक्तव्य किस रचनाकार के हैं, किस पुस्तक के लिए गए हैं या किस सुल्तान से संबंधित हैं। तो इसके बारे में हमको डीपली पढ़ना होगा, गंभीर अध्ययन करना होगा। इसके अलावा कुछ सवाल रहते हैं जो मिलाने के लिए रहते हैं, टेबल के रूप में दिए जाते हैं कि ABCD करके इधर और 1 2 3 4 इसको मिलाइए। तो इस तरह अलग अलग तरह के सवाल इतिहास में पूछे जाते हैं और सभी तरह के इन तीनों चारों जो मैंने वर्गीकरण किया प्रश्नों का, कुछ सवाल आसान तथ्यों पर आधारित होते हैं, कुछ विशिष्ट अध्ययन मांगते हैं, कुछ विश्लेषण क्षमता विश्लेषित करने की जरूरत है, कथन कारण या कथन और निष्कर्ष देकर देते हैं कि ये जो है कथन या ये निष्कर्ष कथन की पुष्टि, कथन निष्कर्ष की पुष्टि करता है या पुष्टि नहीं करता है या उससे संबंधित नहीं है या दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। तो इस तरह के सवाल दिए जाते हैं। जब हम लोग इकाई वार देखेंगे, 10 इकाई जिसमें हम लोगों ने कहा इतिहास को 10 इकाई में बांटा गया है, तो मैंने जो विश्लेषण किया है कि अगर हम लोग प्रत्येक इकाई के ऊपर जो सवाल बन रहा है उसको अलग अलग करके देखें। जैसे इकाई प्रथम के बारे में हम बोले कि इकाई प्रथम हमारा प्राचीन भारत से संबंधित है और यह इकाई स्रोत के बारे में दिया गया है, प्राचीन अध्ययन के स्रोत, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, सिंधु और वैदिक सभ्यता के बारे में और राज्य का उदय, महाजनपद वगैरह के बारे में दिया गया है। ये इकाई प्रथम में समेटा गया है। तो जब हम इस तरह डाटा बनाकर या एनालिसिस करके पढ़ाई करते हैं कि ये प्रथम इकाई जो है इससे किस तरह के सवाल विगत सालों में पूछे गए हैं, तो इससे हम देखेंगे कि इसका सवाल प्रायः सीधा सवाल रहता है, फैक्ट आधारित सवाल इसमें ज़्यादा आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा गंभीर अध्ययन वाले सवाल कम उठते हैं और खासकर सोर्स पे, राइटर पे या सूचनात्मक किस्म के प्रश्न या किसी विभिन्न इतिहासकारों का जो मत है या विद्वानों का मत है, इस तरह के सवाल इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इकाई 1 में सवालों को बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं जाता है। इसी तरह इकाई 2 में जाएं तो इकाई 2 में मगध साम्राज्य, मौर्य वंश से लेके हर्ष तक के सबको समेट दिया गया है। सिलेबस काफ़ी लंबा है और इसे 10 इकाई में समेटने का प्रयास किया गया है। दूसरा इकाई काफ़ी बड़ा हो जाता है, मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, हर्ष काल, ये चारों उसमें समेट दिया गया है। इसके साथ साथ साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश के 2 वंशों का उल्लेख कर दिया गया है। तो इस इकाई में जो सवाल बनते हैं दूसरी इकाई में, उसमें सामान्य तथ्यों पर आधारित नहीं रहते हैं, बल्कि तथ्यों के अध्ययन पर या तथ्यों के निष्कर्ष पर आधारित रहते हैं। जैसे अशोक का अभिलेख है, तो अशोक के अभिलेख के बारे में स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और नीचे दे देता है यह स्टेटमेंट जो है या यह लेख जो है अशोक के किस अभिलेख से संबंधित है। नंबर दे दिया जाएगा 1 2 3 4, किस नंबर, किस अभिलेख संख्या से ये संबंधित है। या बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों को दे दिया जाएगा और उसके संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को दे दिया जाएगा और मिलान करने के लिए कहा जाएगा कि कौन सी घटनाएं किस जगह पर हुई थी। तो इस इकाई में जो मेरा जो निष्कर्ष है, इकाई 2 में तथ्य के साथ साथ तथ्य का परिचय या उसके निष्कर्ष पर हम लोगों को फोकस करना होगा, मतलब थोड़ा डीप में जाकर इसका अध्ययन करना होगा। इकाई 3 में जब हम आते हैं हिस्ट्री में, इकाई 3 में, तो इकाई 3 में क्षेत्रीय राज्य, प्राचीन काल में जो क्षेत्रीय राज्य बने दक्षिण भारत और उत्तर भारत में, उनके बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा भूमि, अर्थव्यवस्था, आर्थिक संबंध, विभिन्न व्यापारिक संघों के बारे में चर्चा की गई है, सिक्का और मुद्रा प्रणाली के बारे में चर्चा की गई है। इसमें भी जो सवाल बनते हैं वो संबंधित व्यक्ति, घटना या फिर भूमि संबंध, व्यापार वाणिज्य पर बनते हैं।
इसमें भी फैक्ट आधारित सवाल, इस चैप्टर से भी, इस इकाई से भी फैक्ट आधारित सवाल ज़्यादा आते हैं। इसमें बहुत गंभीर किस्म के कथन निष्कर्ष नहीं दिए जाते हैं। फैक्ट ज़्यादा रहता है। अगर हम टेबल बनाकर विभिन्न राजवंशों का इतिहास, उसके प्रमुख शासक, उससे जुड़ी हुई घटनाओं को अगर नोट्स बनाकर रख लें तो इस इकाई को आसानी से कवर कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुआ, भूमि संबंधों में क्या बदलाव आया, इन चीज़ों को अगर हम लोग टेबल बना के केवल पढ़ें तो फैक्ट को केवल निकाल कर रखें तो इसके जवाब को हम लोग दे सकते हैं, आसानी से इसके सवालों को बना सकते हैं। जो भी इकाई केवल फैक्ट आधारित होगी उससे संबंधित हम लोग नोट्स आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे प्रथम इकाई में भी हम बोले तो उससे भी जुड़ी हुई प्रमुख वस्तुएं या सिंधु सभ्यता के स्थल या फिर विद्वानों का वक्तव्य या अन्वेषककर्ता जिन्होंने विभिन्न स्थलों को खोजा है या स्रोत जो विभिन्न कालों से संबंधित है, उसके बारे में केवल अगर हम लोग डाटा बनाकर, टेबल बनाकर या चार्ट बनाकर पढ़ें तो वो आसानी से हम लोग कवर कर सकते हैं। तीसरी इकाई में ही हम लोगों को धर्म के बारे में भी पढ़ना है। वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शिक्षा, शैक्षणिक संस्थाएं प्राचीन काल में जो मठ और महाविहार वगैरह थे, इन सारी चीज़ों में जो सवाल बनते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, अधिकांश सवाल जो हैं वो फैक्ट आधारित ही बने हैं। इकाई 4 से लेकर 6 तक जो है वो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल से है। मध्यकाल में खास तौर पर हाल के वर्षों में देखें तो कथन संबंधी, वक्तव्य संबंधी सवाल बढ़े हैं। किसी विद्वान, किसी राजा, किसी खास व्यक्ति से संबंधित कोई गद्यांश, कोई वक्तव्य या कोई संदर्भ उदाहरण दिया गया है और उसके बारे में पूछा जाता है कि यह किस पुस्तक का अंश है या किस व्यक्ति से संबंधित है या किसके काल से संबंधित है। तो इसके लिए हम लोगों को किताब का अध्ययन जरूरी है। मध्यकालीन इतिहास के बारे में किताब, टेक्स्ट बुक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इस तरह के सवालों को बनाने के लिए, क्योंकि यह कोई फैक्ट नहीं है या कहीं से उठाकर याद कर लिए और दे दिए या पिछले परीक्षाओं में जो पूछा गया वही इसमें भी रिपीट करेगा, ऐसा आसानी से संभव नहीं है। इसमें जो हम लोग तैयार कर सकते हैं नोट्स के रूप में मिडिवल हिस्ट्री के लिए, तो पुस्तक, उसके रचयिता का नाम या अनुवादित पुस्तक है तो किस राजा या किस सुल्तान के समय में किस व्यक्ति ने उसका अनुवाद किया, किससे संबंधित है। विभिन्न मध्यकालीन यात्री जो भारत आए वो किस राजा से संबंधित हैं, उनकी रचनाएं या उन्होंने अगर कोई विशेष निष्कर्ष दिया तो वो किससे संबंधित है। इसका चार्ट अगर बनाकर पढ़ें तो ज़्यादा आसानी से इस भाग को तैयार किया जा सकता है। प्रशासनिक इकाई में अफगान, तुर्क, अफगान और मुस्लिम तीनों का अगर एक चार्ट हम लोग बनाएं कि तुर्क शासनकाल में प्रशासनिक इकाई किस रूप में बटी थी और प्रशासनिक इकाई का मुखिया क्या क्या था, कौन कौन सा विभाग था। अफगान काल में अगर उसमें कोई बदलाव हुआ, जैसे राजस्व प्रशासन है, तो तुर्क काल में राजस्व प्रशासन के मुखिया को क्या कहते थे, कौन सा विभाग उससे जुड़ा हुआ था। अफगान काल में अगर कोई बदलाव हुआ, नहीं तो फिर मुगल काल में, अफगान काल में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन मुगल काल में फिर कौन सा उस विभाग का नाम क्या हो गया और कौन उससे संबंधित व्यक्ति, कौन उससे संबंधित पद रहा होगा, व्यक्ति नहीं, कौन उससे संबंधित पद रहा, इसके बारे में अगर एक चार्ट बनाकर पढ़ें तो प्रशासन आसानी से समझ में आ जाता है और काफ़ी हल्का पड़ता है। इस चार्ट को याद करना काफ़ी आसान है और विभाग के नाम से संबंधित 1-2 सवाल मिडिवल में हर साल पूछे जाते हैं कि कौन सा विभाग किस से संबंधित था या किसी सुल्तान ने अगर किसी नए विभाग को बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, उसके बारे में सवाल दिए जाते हैं। मध्यकाल में केवल भारी कठिन जो है वो केवल वक्तव्य या कोई उद्धरण ही सबसे ज़्यादा भारी लगेगा कि वो किससे संबंधित है। अगर वो पढ़ा हुआ नहीं है, कहीं किताब में नहीं पढ़े हैं कि वो किस राजा, किस व्यक्ति या किस लेखक या किस वंश से संबंधित है या किस घटना के बारे में कहा जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग केवल आकलन कर सकते हैं या तुक्का मार सकते हैं, उसके बारे में जवाब नहीं दे सकते हैं। और
सभी चीज़ों को एक साथ समेट लेना भी संभव नहीं है। सारे वक्तव्यों, सारे राइटरों के महत्वपूर्ण अंशों को समेट कर लिख लेना, नोट्स बना लेना संभव नहीं है। तो जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा आसान है उसको अगर हम लोग अपने तरफ से तैयार कर लें तो ये जो 30 अंक 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 इकाई से, इकाई इकाई 5 6 7 से, सॉरी इकाई 4 5 6 से, तो ये 30 क्वेश्चन हम लोग अगर चार्ट बना के पढ़ें, शासक, यात्री, लेखक,